नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। स्टॉक में पेट्रोल डीजल की मात्रा काफी है। लोग पैनिक में पेट्रोल डीजल की खरीदारी ना करें। दिल्ली में इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। स्टॉक में पेट्रोल की काफी मात्रा है। सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू पीएनजी कनेक्शन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसकी 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की आपूर्ति भी पूरी तरह उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राज्य सरकारों को भी पत्र लिखकर पीएनजी विस्तार में सहयोग करने और 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। वासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी बताया है कि पीएनजी एक्सपेंशन पर भारत सरकार का जोर है और इसीलिए इसी क्रम में कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे फ्री गैस 500 रुपए तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीजें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है। इस क्रम में कई सारे राज्यों ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कूटनीतिक और सैन्य गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अमेरिका का 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। हालांकि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव इस्लामाबाद के मध्यस्थों के जरिए ईरान को सौंपा गया। इसमें कई अहम बिंदु शामिल हैं। इनमें प्रतिबंधों में राहत, नागरिक परमाणु सहयोग, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कमी, मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं और होर्मुज स्ट्रेट में से जहाजों की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका पहले ही क्षेत्र में अपने सैन्य मौजूदगी बढ़ा चुका है। वॉशिंगटन ने मरीन सैनिकों की सहायता के लिए पैरा ट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि कूटनीति के साथ साथ सैन्य तैयारी भी समानांतर चल रही है। दूसरी तरफ ईरान ने इस कूटनीतिक कोशिशों को गंभीरता से लेने के बजाय उनका मजाक उड़ाया है। तेहरान ने इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों में हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। इन हमलों में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी निशाने पर आया, जहां भीषण आग लग गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। तो यूएस की तरफ से तेहरान को 15 शर्तें सौंपी गई थी और सीज फायर प्लान ईरान ने खारिज कर दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ईरान ने सीज फायर का जो प्लान है उसे सिरे से खारिज कर दिया है, कैसे देख रहे हैं?
नहीं, मुझे लगता है इस खबर में कोई दम था ही नहीं, क्योंकि ये बात सिर्फ हवा-हवाई थी, अमेरिका की तरफ से उड़ाई जा रही थी, जो कि पिछले कुछ दिनों से व्हाइट हाउस से कई सारी ऐसी चीजें निकलती कि 5 दिन के लिए सीज फायर हो गया है और इसको सीज फायर करवाने के लिए पूर्ण रूप से पाकिस्तान सामने आ गया है, आसिम मुनीर बात कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं। लेकिन हर चीज पे जिस तरीके से ईरान खंडन करता जा रहा है सब बातों को लिए, उससे दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। एक बात तो ये, दूसरा ये है, ये सब करने से मुझे लगता है कि अमेरिका जिसको पूरा वर्ल्ड एक शक्तिशाली के रूप में देखता था, उसकी बहुत बुरी तरीके से थू-थू हो रही है, क्योंकि सारी अपुष्ट खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, अविश्वसनीय खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, जिसपे कोई विश्वास नहीं कर रहा। और ऐसे बीच में अगर कोई पता चला कोई लॉजिकल भी कोई खबर या कोई बड़ी होती, तो मुझे लगता है उस पर भी कोई विश्वास करेगा नहीं। लेकिन इस तरीके को चीजों को लेकर जब वार होता है, बड़ी चीज अगर हो रही है, दुनिया की नजर है, उसमें अगर आप झूठ फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, तो मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, एक तरफ ईरान ने सीज फायर के प्लान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, यूएस की तरफ से तेहरान को 15 शर्तें भी सौंपी गई थी, और पाकिस्तान का सीज फायर प्लान जो ईरान तक पहुंचा है वो भी अब खारिज हो गया है। पाकिस्तान जो भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था उसमें भी वो सफल नहीं हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि ईरान उस स्थिति में आ गया है जहां से उनको पीछे हटने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो सैन्य अभियान है वो अपने टारगेट को मुझे लगता भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात इजराइल, अमेरिका के अलावा पूरा वर्ल्ड इसको जान चुका है कि छुपी शक्ति और उनकी हिडन एक जो प्लानिंग थी वॉर को लेके, वो सामने निकल के आई है। शुरुआत में ये लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल एक ज्वाइंट वेंचर, एक वॉर करेंगे, एक साथ करेंगे, और उन्होंने करा। और इस बीच में इनकी खुफिया तंत्र बिल्कुल पूरी तरीके से FBI नाकाम रह गया। वो ये भाप ही नहीं पाया कि जो तैयारी दोनों देश कर रहे हैं उसके मुकाबले ईरान भी कमर कसे बैठा हुआ है, वो भी अपनी शक्ति, अपनी प्रदर्शन वो भी कर रहा है। लेकिन जब लड़ाई हुई तो उसका जो काउंटर जवाब दिया है, लाजवाब तरीके से जवाब दिया है। अब ये दोनों देश किसी तरीके से पीछे हटना चाह रहे हैं, और जो इनकी विश्व बिरादरी में जो जिस तरीके से थू-थू हुई है उसको डैमेज कंट्रोल किसी तरीके से किया जाए, उस प्लानिंग पे लगे हुए हैं। तभी तो एक तरह की इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, दूसरों पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, नहीं सीज फायर हो गया, फलाने ने करा दिया, उसने करवा दिया। लेकिन जब ईरान की तरफ से खंडन किया जाता है तो ये मौके खा जाते हैं फिर दोबारा से। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीज फायर प्लान ईरान ने खारिज कर दिया है। बता दें कि यूएस की तरफ से तेहरान को 15 शर्तें सौंपी गई थी। पाकिस्तान का सीज फायर प्लान ईरान ने खारिज कर दिया है। वहीं लोकसभा ने वित्त विधेयक पारित कर दिया, जो वित्त वर्ष 2026 और 2027 के लिए केंद्र सरकार के बजट प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में एक अहम कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सदन में यह विधेयक पेश किया था। वित्त विधेयक एक अहम विधायी कदम है जो केंद्रीय बजट में घोषित प्रस्तावों को कानूनी आधार प्रदान करेगा। वित्त विधेयक अब इनकम टैक्स रेट्स, चार्ज और अन्य लेवी में बदलावों को लागू करेगा, जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि व्यक्ति और व्यवसाय सरकारी खजाने में कितनी राशि जमा करते हैं। उम्मीद है कि यह प्रावधान नागरिकों को की खर्च योग्य आय, बचत और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न्स के साथ साथ अन्य उपायों को भी प्रभावित करेंगे। वहीं वित्त विधेयक पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यह रातों रात नहीं होता है। उन्होंने विपक्ष पर टिप्पणी में कहा कि कोविड संकट का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित असर पड़ा था। विपक्ष आज बातें कर रहा है, लेकिन ये डबल बैलेंस शीट छोड़कर गए थे, बैंकों को गंभीर हालत में छोड़ा था। आज जब हमारे बैंकों के हालात ठीक हैं तो ये आलोचना कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि उनके दौर में लगातार 22 महीने महंगाई डबल डिजिट में रही, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके लिए गए कर्ज का ब्याज हम आज तक चुका रहे हैं। सुधार किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के साथ दृढ़ विश्वास से किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुधार एक्सप्रेस पर सवार है। In this quarter of the 21st century, sir, India is riding on the reform express under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and this finance bill of 2026-27 therefore
rests on 5 clear principles, sir. First one is there is a trust-based tax administration that is being improved upon. Second, sir, the ease of living for common citizens. Third principle, sir, we are empowering the MSMEs, farmers and cooperatives. Fourth, sir, making India a stronger global business hub. And the fifth one, sir, the final, is to become seamless trade facilitation move and bring in customs reform. In वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनवमी के अवसर पर लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब छुट्टी एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन रहेगी। दरअसल जनभावना के सम्मान में 26 मार्च के साथ साथ 27 मार्च को भी रामनवमी की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि रामनवमी इस बार 27 मार्च को पड़ रही है और उसी दिन राज्य के कई शहरों और क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पहले 26 मार्च यानी गुरुवार को छुट्टी घोषित थी, लेकिन अब इसके साथ साथ 27 मार्च यानी शुक्रवार को भी अवकाश रहेगा। वहीं न्यायालयों में रामनवमी का अवकाश पहले 26 मार्च को घोषित था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इसे 27 मार्च को बदल दिया है। 26 मार्च को अदालतों में सामान्य कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट के अनुसार सभी न्यायालय 27 मार्च को रामनवमी के अवसर पर अवकाश पर रहेंगे। हर साल रामनवमी पर्व पर बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं, जिससे व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में रामनवमी पर योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पहले से घोषित 26 मार्च के सार्वजनिक अवकाश के साथ अब 27 मार्च को भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। अतिरिक्त अवकाश से लोगों को सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। तो लगातार अब 2 दिन का अवकाश रामनवमी पर रहेगा। रामनवमी पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो 26 के साथ साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी को 24 अकबर रोड वाला दफ्तर 28 मार्च तक खाली करना होगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने पार्टी को नोटिस दिया है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दफ्तर खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। हालांकि कांग्रेस का हेडक्वार्टर पहले ही यहां से इंदिरा भवन शिफ्ट हो चुका है। पार्टी इस बंगले को खाली नहीं करना चाहती है। उधर स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के 5 रायसीना हिल्स रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय के लिए भी एक और नोटिस जारी किया है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस सरकार के इस रवैये के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि एक अशोक रोड या पंत मार्ग वाले बीजेपी के दफ्तर भी खाली नहीं करवाए गए हैं। कांग्रेस ने 14 जनवरी 2025 को ही अकबर रोड वाले ऑफिस से अपना दफ्तर इंदिरा भवन में शिफ्ट किया है। 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला था। इंदिरा भवन की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। इसे बनने में 252 करोड़ रुपए लगे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के चौकस जवानों ने रामगढ़ सेक्टर में बॉर्डर आउटपोस्ट भल्लर के सामने एक बुजुर्ग पाकिस्तानी की हलचल देखी और जब वो इस तरफ घुस आया तब उसे चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि ललकारे जाने पर उसने आत्मसमर्पण कर दिया और शुरुआती पूछताछ में पता चला कि उसने अनजाने में सीमा पार कर ली थी। अधिकारियों ने बताया कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार घुसपैठिए को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है और ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। घटनास्थल पर बीएसएफ की तैनाती मजबूत है और स्थानीय सुरक्षा बल भी सीमा पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें दावा किया गया है कि विधानसभा के अंदर 16 RDX IED लगाए गए हैं। इसे भेजने वाले ने दोपहर में विस्फोट की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि ईमेल भेजने वाला कथित रूप से कोयम्बटूर का रहने वाला है। उसने राजनीतिक शिकायतों का हवाला देते हुए तुरंत भवन खाली करने की चेतावनी दी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत भवन खाली करवाया और बम स्क्वाड टीम और स्नीफर डॉग्स की मदद से पूरी जांच की। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब एक दिन पहले इसी तरह की धमकी भरे ईमेल विधानसभा स्पीकर कार्यालय और आसपास के इलाकों जैसे कि विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भेजे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा जांच तेज कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि ईमेल में कई प्रमुख नेताओं का नाम का जिक्र था, जिससे खतरे की गंभीरता बढ़ गई। इसके बावजूद अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही जारी रहेगी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें रात करीब 10:22 पर अस्पताल लाया गया। फिलहाल डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी कर रही है। सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत फिलहाल स्थिर है। शुरुआती जांच में पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संक्रमण की आशंका जताई गई है।
जिसकी पुष्टि के लिए आगे के टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्हें फिलहाल एंटीबायोटिक्स दी जा रही है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। ये पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी को स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल भर्ती होना पड़ा हो। इसी साल जनवरी में भी उन्हें सांस लेने में दिक्कतों के कारण भर्ती कराया गया था। उस वक्त डॉक्टरों ने बताया था कि दिल्ली की कड़ाके की ठंड और बढ़ते प्रदूषण की वजह से उनका ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ गया था। तो एआईएडीएमके ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख के पलानीस्वामी अपने गृह क्षेत्र सलेम जिले के एड्डापी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी ने उत्तरी चेन्नई से पूर्व मंत्री डी जयकुमार रॉयपुरम को मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों की लिस्ट में विराली मलई से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर, विल्लुपुरम के मेल्लम से राज्यसभा सांसद सी शनमुगम, वेपनहल्ली से केपी मुनुसामी और डिडिगुल से सी श्रीनिवासन भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया। पूरे राज्य में मतदान 23 अप्रैल को एक ही चरण में होगा और मतगणना 4 मई को की जाएगी। तमिलनाडु के चुनाव में सियासी मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है, जिसमें सत्ता में मौजूद द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम अपने सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम और भारतीय जनता पार्टी का एकजुट मोर्चा चुनावी पेश करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी ये निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। मामला सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में था। बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदे मातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। बेंच ने कहा कि ये दिशा निर्देश केवल एक प्रोटोकॉल है और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी या फिर उसके लिए गाना अनिवार्य किया जाएगा, तब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे। उधर कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि छात्रों को सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रखा जाए। मोबाइल के लिए चाइल्ड प्लान का सुझाव दिया गया है, जिसमें ऑडियो ऑनली विकल्प और तय समय के बाद इंटरनेट बंद करने की व्यवस्था होगी। उम्र के हिसाब से डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने की भी बात कही गई है। सरकार के मुताबिक करीब 25% किशोरों में इंटरनेट की लत है, जिससे नींद की कमी, चिंता और ध्यान भटकाने जैसी समस्याएं हो रही है। इसी को देखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।